चलिए, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक सबसे अच्छा टॉपिक, मानव नेत्र, जिसका कुछ भाग हम फिजिक्स में भी देखते हैं और उसका अधिकांश भाग हम आज बायोलॉजी के पोर्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा मानव नेत्र इस अद्भुत संसार को देखने में किस तरीके से काम करता है। हमारी आंख जानवरों की आंख से किस प्रकार भिन्न है। उल्लू को रात में क्यों दिखाई देता है, उल्लू के जैसा रात में हम क्यों नहीं देख पाते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ये मानव नेत्र का एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। इसमें जैसे ये मानव नेत्र आपको सामने दिख रहा होगा, इसका टोटल व्यास, मानव नेत्र का टोटल व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये बिल्कुल गोलाकार होता है। अगर हम आपको अपने देखें तो पीछे तक बिल्कुल गोलाकार दिखाई देता है। ठीक है, इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है और इसमें 6 मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक करके इसको समझना है। क्योंकि मानव नेत्र एक बहुत ही अभिन्न अंग है, जटिल अंग है। इसको पढ़ने के लिए इसको हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में समझते हैं। सबसे पहले इसके बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, फिर उसके मिडिल वाले भाग को समझेंगे और उसके बाद से आंतरिक वाले भाग को समझेंगे। तो सबसे पहले बाहर बाहर वाले भाग में सबसे पहले आता है दृढ़ पटल। जो आपको ये सामने दिख रहा होगा, यह एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जो हमारी आंख को सुरक्षा प्रदान करती है। और प्रकाश जब आता है तो प्रकाश दृढ़ पटल से हो करके हमारी आंखों में प्रवेश करता है। इसके बाद दूसरा जो भाग होता है कार्निया, इसे हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। स्वच्छ मंडल कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का आंख के अंदर प्रवेश किसके द्वारा होता है? कार्निया के द्वारा होता है। आपसे पूछा जाए कि प्रकाश हमारी आंख में किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो बताएंगे कार्निया के द्वारा हमारी आंखों में प्रकाश क्या होता है? प्रवेश करता है। जो भी हमारे आंख में ब्लैक ब्लैक पूरा भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कार्निया। कार्निया एक ऊपर की पारदर्शी झिल्ली होती है। जब कभी हम नेत्र दान करते हैं, नेत्र दान में कार्निया को दान किया जाता है। सबके आंख की बनावट, जितने भी मानव हैं, सबकी आंख की बनावट सेम होती है। इसमें जो भी खराबी आती है, इसमें आती है कार्निया में। जब भी हम नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया। कार्निया के बाद एक अगला भाग है आइरिस, जिसको हम परितारिका भी कहते हैं। इससे आंखों का रंग निर्धारित होता है। इसे हम याद करने के लिए 3B से याद कर सकते हैं, ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। हमारे आंख का कलर आइरिस से निर्धारित होता है, जिसे हम 3B की सहायता से याद कर सकते हैं। आंख का रंग, जो आइरिस का रंग होता है, वो नीला हो सकता है, काला हो सकता है और भूरा हो सकता है। 3 रंग के हो सकते हैं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा प्रकाश आता है तो यह आइरिस सिकुड़ जाती है। बहुत ज्यादा प्रकाश में आइरिस क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और कम प्रकाश में आइरिस क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे जानवर की आंख में टेबिडम लूसिडम नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो बेसिकली जिंक का बना होता है। किसका बना होता है?
जिंक का बना होता है, जिससे जानवरों की आंखें जब रात में उन पे लाइट पड़ती है, प्रकाश जाता है, तो क्या होते हैं? चमकते हैं। क्या होते हैं? चमकते हैं। क्या पाया जाता है? टेबिडम लूसिडम, जो किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है पुतली, इसको हम नेत्र तारा कहते हैं। आयरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, आयरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा अंतर इन दोनों में क्या होगा। कार्निया से जो है प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, और पुतली से प्रकाश इस लेंस पर पड़ता है। तो पूछा जाए कि आपसे कि लेंस पर प्रकाश कौन भेजता है? पुतली। और आंख में प्रकाश कौन भेजता है? तो क्या बताएंगे? कार्निया। और पुतली आयरिस के हिसाब से छोटा बड़ा होती है। जब कभी प्रकाश की मात्रा ज्यादा आंख पे पड़ेगी तो आयरिस छोटा होगा, तो पुतली भी क्या होगी? छोटी हो जाएगी। और कम प्रकाश में आयरिस बड़ा होगा तो पुतली भी क्या हो जाती है? बड़ी। इस तरीके से प्रकाश की एक नियमित मात्रा इस लेंस पे पड़ती है, तो लेंस उसका प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। चलिए आगे बताते हैं हम आपको। इसका मिडिल वाला पार्ट, आंख का एकदम बीच में भाग, एक नेत्र लेंस होता है, जिसकी प्रकृति होती है उभयावतल। अर्थात ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। जब प्रकाश बाहर से कार्निया से होते हुए आयरिस पे पड़ता है, आयरिस के बीचों बीच में पुतली होती है। पुतली प्रकाश को लेंस की ओर भेजता है। क्या करता है? लेंस की ओर भेजता है। और लेंस प्रकाश को फोकसित करता है किस पे? रेटिना पर। तो नेत्र लेंस का काम क्या है? प्रकाश को फोकसित करना। नेत्र लेंस बहुत चमकदार होता है, और नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.4 होता है। नेत्र लेंस के बारे में इतनी जानकारी है क्या? नेत्र लेंस प्रकाश को कहां ले जाके इकट्ठा करता है? फोकसित करता है रेटिना पे। यह जो नेत्र लेंस है बहुत ही क्या होता है? चमकदार होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जलीय द्रव की। नेत्र लेंस तथा कार्निया के बीच एक पारदर्शी तरल द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहा जाता है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, जो हमारे आंखों को सूखने से बचाता है। ठीक है, और इस जलीय द्रव में एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो एंटीबैक्टीरियल होता है, अर्थात बैक्टीरिया को मारने वाला होता है। ठीक है, जब कभी हमारी आंख में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर आपको आई ड्रॉप देते हैं, जिस जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। इसके अलावा लाइसोजाइम हमारे लार में भी पाया जाता है। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चॉकलेट गिर गया मिट्टी में से उठा खा लेगा, उसका तबीयत खराब हो जाना चाहिए। लाइसोजाइम
में उपस्थित ये इस प्रकार का एंजाइम होता है जो कीटाणु को क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, इसके बाद अगला है काचाभ द्रव। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काचाभ द्रव। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। जिसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक भी 1.33 होता है। सबसे अच्छी बात इसके विषय में ये है कि ये जो काचाभ द्रव है यह हमारी आंखों को एक आकृति प्रदान करती है, गोलाकार आकृति प्रदान करती है। जब कभी कोई चोट लग जाए अंदर तक तो एक काचाभ द्रव बाहर आ सकता है, जिससे आंख पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पिचक सकता है। ठीक है, काचाभ द्रव से होकर ही नेत्र लेंस से जो प्रकाश आता है वो सुस्पष्ट रेटिना पर पड़ता है। ठीक है, हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे की बात बताते हैं। चलिए, इसके बाद हम मानव नेत्र के अगले भाग को देखते हैं, जिस पर नेत्र लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है। उसका नाम है रेटिना। रेटिना एक प्रकाश तंत्रिकाओं का बना हुआ एक जाल होता है, जिस पर लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। जैसे बहुत बड़े हाथी का चित्र प्रतिबिंब हमारी आंखों पे छोटे आकार का बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन फिर भी हमें हाथी कैसी दिखाई देती है, सीधा दिखाई देती है। चाहे कोई भी वस्तु जिसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, लेकिन ये जो प्रकाश तंत्रिकाएं हैं यहां से सूचना को लेकर ब्रेन को जाती हैं, ब्रेन उसका एनालिसिस करता है, अध्ययन करता है और उसका प्रतिबिंब सीधा बनाता है, जिससे हम किसी वस्तु की पहचान कर पाते हैं। रेटिना अगर ये पर्दा अगर धुंधला हो या किसी कमी से कोई दिक्कत आ गई हो तो इस पर प्रतिबिंब अस्पष्ट नहीं बनता है। ठीक है, जैसे आपने प्रोजेक्टर देखा होगा चलते हुए, प्रोजेक्टर ऑन कर दिया जाए और इस दीवार पे चला दिया जाए तो इस दीवार पे उतना अच्छा प्रोजेक्टर दिखेगा, लेकिन अगर यहीं पे एक व्हाइट अच्छे से पर्दा लगा दिया जाए, उस पर किसी प्रोजेक्टर से फोकसित किया जाए तो बहुत अच्छा उस पर क्या होगा, चित्र दिखाई देगा। ठीक वैसे ही रेटिना की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं रेटिना संबंधित कुछ जानकारी। पीत बिंदु इस रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच में, कहां पे, बीचों बीच में एक येलो स्पॉट होता है, जहां पर बनी वस्तु सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। तो पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, पीत बिंदु के बीच में भी एक और पॉइंट होता है जिसे हम केंद्रिक गर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिक गर्तिका। अगर इस पॉइंट पे, सबसे जरूरी बात, इस रेटिना के मध्य में कौन सा बिंदु है, पीत बिंदु, जहां पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है।
उस पीत बिंदु के बीच में भी एक स्थान है जिसका नाम है केंद्रिक वर्तिका कहते हैं। इस जगह पे अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो बेस्ट से भी बेस्ट बनता है। बेस्ट तो अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है ही, मतलब एकदम स्पष्ट बनता है। यदि आप किसी भी वस्तु पर निशाना लगाना चाहते हैं तो अगर उस निशाने का अगर प्रतिबिंब अगर आप किस पे बनाते हैं, केंद्रिक गर्तिका पर बना लेते हैं, तो वो निशाना आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा महाभारत में अर्जुन ने क्या किया था, मछली ऊपर घूम रही थी, कहां घूम रही थी, और नीचे एक बर्तन में पानी रख दिया गया था और उसका प्रतिबिंब नीचे बना हुआ था और मछली वैसे क्या कर रही थी, घूम रही थी। तो उसने क्या किया, उसने निशाना कैसे लगाया होगा, उसने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया कि मुझे मछली नहीं दिख रही थी, क्या दिख रही थी, मछली की आंख दिख रही थी बस। अर्थात उसने उस मछली की आंख का प्रतिबिंब कहां बनाया होगा, केंद्रीय गर्तिका पे। आप कोई भी निशाना लगा रहे हैं, चाहे वो तीर से या फिर किसी गन से, ठीक है, तो अगर निशाना लगा रहे होंगे तो अगर उसका प्रतिबिंब आप केंद्रीय गर्तिका पे अर्थात रेटिना पे तो प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। रेटिना के बीच में अगर पीत बिंदु पे प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी, निशाना लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भी आओ, अगर आपने केंद्रीय गर्तिका पर उसका निशाना बना लिया तो निशाना चुकेगा नहीं। आगे बात समझ में। इसके बाद एक बिंदु आता है अंध बिंदु। क्या होता है, अंध बिंदु। इस पर बना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, धुंधला या बिल्कुल कैसा होता है, कैसा होता है, धुंधला या फिर काला होता है। ये पूरा ये वाला भाग, इधर वाला भाग पूरा क्या कहलाएगा, अर्थात इस पूरे ही रेटिना में जैसे जैसे इसका प्रतिबिंब दूर बनते जाएगा इधर की तरफ, वो प्रतिबिंब उतना ही धुंधला होते जाएगा या अस्पष्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर उसका प्रतिबिंब बिल्कुल कहां बनता हो, येलो स्पॉट पे अर्थात पीत बिंदु पे, तो वो वस्तु का प्रतिबिंब हमें बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और इस तरीके से ये क्या है, प्रकाश तंत्रिकाएं इस तरीके से पूरी बिछी हुई हैं और इधर से होती हुई कहां जाती हैं, ये मस्तिष्क को जाती हैं। कहां जाती हैं, मस्तिष्क को। जैसे हम एक बात करें, जैसे महिलाएं हैं वो अपना पूरा इस तरीके से बाल एक जगह बांध करके पीछे की तरफ क्या करती हैं, चोटी बनाती है ना। तो जो चोटी वाला हिस्सा है वो क्या है, प्रकाश तंत्रिकाएं हैं। और इधर पीछे से आगे पूरा इसे सिर पे क्या हुआ है, चारों तरफ से ये फैला हुआ है, उसको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। आगे बात समझ में। ये प्रकाश तंत्रिकाएं ही मिल करके किसका निर्माण करती हैं, रेटिना का। और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा। अब इस प्रतिबिंब को ये प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को ले जाती हैं और मस्तिष्क इसका एनालिसिस करके बता देता है यह वस्तु किसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात बताते हैं। चलिए इसके बाद अब हम शुरू करते हैं माननेत्र का एक अभिन्न अंग प्रकाश तंत्रिका। प्रकाश तंत्रिका में दो तरीके के सेल पाए जाते हैं, दो तरीके के। एक होता है रॉड सेल। क्या होता है, रॉड सेल जो होता है यह प्रकाश के प्रति सुग्राही होता है। किसके प्रति, प्रकाश के प्रति सुग्राही होता है। ठीक है, अर्थात अगर प्रकाश है तो रॉड सेल्स काम करेंगे। अगर प्रकाश मध्यम होगा, जैसे धीरे धीरे शाम होते जाएगा, तो रॉड सेल धीरे धीरे
ठीक है। जैसे उल्लू, उल्लू आपने देखा है, उल्लू में रॉड सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिससे वह रात के कम प्रकाश में, कम रोशनी में भी वो आसानी से क्या कर सकता है, देख सकता है। हमारे पास रॉड सेल्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं, जिससे जैसे अंधेरा आते जाता है हमें वस्तुएं दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। दूसरा होता है कौन सेल, जो शंकु के आकार के होते हैं। यह रंगों के प्रति सुग्राही होता है। इसके प्रति, जैसे अगर कोई हम बात करें प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, RGB, अर्थात रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला। इन रंगों की पहचान कौन करता है, कोन सेल, जिसको हम शंकु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, शंकु कोशिका। और रॉड सेल को हिंदी में छड़ कोशिका कहा जाता है। क्या कहते हैं, छड़ कोशिका कहते हैं। ठीक है। तो अगर हमें दिन में किसी वस्तु को देखना है, तो अगर ये दोनों सेल्स काम कर रहे हैं, तो रॉड सेल्स प्रकाश के प्रति सुग्राही होता है, तो प्रकाश आसानी से हम उस वस्तु का प्रतिबिंब बना देंगे। दूसरी बात, अगर कौन सेल यानी शंकु कोशिका एक्टिव हो रही है, तो उससे हमें रंगों की पहचान करने में आसानी होती है। ठीक है। अगर इन दोनों सेल में कोई एक भी सेल, ये दोनों सेल एक टाइम पे एक साथ काम नहीं करते हैं। ठीक है। इसीलिए जब कभी हम धूप से छांव में आते हैं या छांव से धूप में जाते हैं, तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। अगर आप कभी किसी सुरंग में गए हों, इसमें अर्थात कहीं सड़क बना, उसके नीचे नीचे सड़क को अगर क्रॉस करना होगा तो सुरंग बनाया गया होता है, उस सुरंग में लाइट लगाया गया है। क्या लगाया गया है, लाइट। और वो लाइट क्रमशः धीमे से तेज लगाया जाता है, क्योंकि जैसे आप एंट्री करते हैं तो पहले लाइट आपको धीमी मिलेगी, और धीरे 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 अगर उस पार जाएंगे तो लाइट क्या जाती है, तेज मिलती है, जिससे हम बाहर निकले तो जो हमारी आंख की एक रॉड सेल्स और कोन सेल्स हैं, वो उस तरीके से अपने आप को एक्टिव कर ले जिससे हमें चक्कर न आए। आ रही बात समझ में? नहीं तो अगर रॉड सेल्स अगर कोन सेल्स अगर ये काम नहीं करें तो कुछ देर के लिए हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, चौधी आ जाती हैं। ठीक है। तो इसीलिए चकाचौंध से बचने के लिए उस सुरंग में सरकार ने क्या लगाया है, लाइट्स की व्यवस्था की है। ठीक है। उल्लू का मैंने उदाहरण दिया आपको कि अगर उल्लू दिन में, इसमें कोन सेल्स बहुत ही कम पाया जाता है, तो अगर दिन में कहीं उल्लू आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि बस वो देखते ही रहेगा, वो अपने रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कमरे में धीरे धीरे अंधेरा होते जाए, अंधेरा होने के बाद अगर आप यहाँ आए तो वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, वस्तुएं आपको, अंधेरा हुआ है, लेकिन मैं आपसे कुर्सी का कलर पूछूं, आपके बैग का कलर पूछूं, आप बता पाएंगे? सारी वस्तुएं दिखेंगी, दिखेगा कि बैग है, ये कुर्सी है, लेकिन उसका कलर दिखाई, क्यों? क्योंकि रॉड सेल जो है प्रकाश के प्रति सुग्राही होता है, और कौन सेल किसके प्रति, रंगों के प्रति। तो आप उस रंग का आकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जब इन रॉड सेल या कोन सेल्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे वर्णांधता, जिसको हम कलर, हाँ, ब्लाइंडनेस कहते हैं। वर्णांधता में ये कोन सेल प्रभावित होता है, शंकु कोशिका क्या जाती है, प्रभावित हो जाती है, जिससे हम रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लाल देखिए, तो आप कहेंगे कि नहीं ये क्या है, हरा है, और आपसे पूछे कि ये हरा है, तो आप कहेंगे क्या है, लाल है। यानी कि वर्णांधता रोग में रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। बेसिकली कौन से रंग, लाल और हरे में व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है, वो लाल को हरा कहता है और हरा को
लाल कहता है। और यह एक आनुवांशिक रोग भी है। आनुवांशिक रोग समझ में आता है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला ये रोग है। इसके अलावा और भी मानव नेत्र में दोष होते हैं जिसे हम सेकेंड पार्ट में समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।